8. अभी मुझे एक और चीज़ याद आ रही है ना कि जब मैं छोटा था तो एक हम लोग का एक रेलवे कॉलोनी है, रेलवे क्वार्टर्स अंग्रेज़ों के टाइम के, कानपुर सेंट्रल तो सबसे बड़ा जंक्शन था उस टाइम पे, और लखनऊ वाज लाइक द नेक्स्ट बिग स्टेशन। तो वहाँ पे एक रेलवे क्वार्टर्स है और एक बड़ी फेमस लोकल टेल है लखनऊ की, टर्नर, आई थिंक जेम्स टर्नर उनका नाम था जी। ये एक ब्रिटिश इंजीनियर थे जिन्होंने मतलब छोटी लाइन वगैरह की पटरियां डाली थी लखनऊ में। अच्छा, जो छोटी लाइन है जहाँ से कानपुर की गाड़ी आती है। एग्जैक्टली। कहानी कुछ ऐसी कि जेम्स टर्नर साहब जो है बड़े लॉयल, बड़े अच्छे किस्म के इंसान थे। आई थिंक आपको वो एक दरगाह के बारे में पता होगा जो कि छोटी लाइन पे है और जो लोगों ने कोशिश करी उसको हटाने की, लेकिन हट नहीं पाई। तो जेम्स टर्नर साहब ने भी उसको वहां पे परमानेंटली करवाया कि भाई अब इसको यहाँ रहने दो, अगर ऐसी कुछ है तो कहते हैं कि एक बार की टर्नर साहब अपने घर पहुंचे लेट जो काम करके, तो घर जाके क्या देखते हैं कि वो अपने जो उनकी बीवी है अपने आशिक के साथ वो सोई हुई है। और अच्छा। अब जाहिर सी बात है गुस्से में, रेज में आ करके उन्होंने जो है आई थिंक पास में कोई फावड़ा वगैरह उठाया और उसके लवर को, आशिक को भी मारा और बीवी को भी मार डाला। अच्छा, जान से ही मार डाला, मार के मार डाला। और उसके बाद जो है उन्होंने खुद अपनी जान ले ली। ओके। तो ये एक बड़ा एक खून खराबे वाला एक घटना हुई उस क्वार्टर में, और उस दिन के बाद से आज तक लोग क्लेम करते हैं जेम्स टर्नर साहब बहुत लंबे थे। आई मीन वो 6.5-7 फुट के आसपास के थे। तो अभी भी लोग बताते हैं कि उनका टर्नर साहब का बाकायदा नाम लेके टर्नर साहब का साया जो है अभी भी उस क्वार्टर्स के आसपास भटकता है। हाँ। और जो है ना वो बहुत दुखी और रेज वाले गुस्से में आता है। मतलब मजे की बात यह कि टर्नर साहब पूरी अपनी जिंदगी बहुत ही सुकून वाले और मोहब्बत वाले वो इंसान थे, लेकिन मरने के बाद लोग बताते हैं कि इतनी, अभी भी अगर आप उनके साए को देखेंगे तो समझ में आता है कि बहुत ज्यादा तपिश में है, भरा हुआ है। तो कई बार जो है क्वार्टर्स में कोशिश करी गई कि उनकी आत्मा को शांति देने के लिए वो उनको बुला के, पास्टर्स वगैरह को बुला करके वहां पे होली वाटर करवाएं या कुछ और कराएं, लेकिन वो आज भी कभी कभी जो है लोगों को दिख जाती है वहां पे। कितने कैरेक्टर्स हैं जो अजीब किस्म के, यही मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। और जॉली कैरेक्टर्स, मतलब अगर आप ऐसे भी देखो, जैसे ये तो आपने बताया बड़ा रेज टाइप वाला कैरेक्टर है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों अपने बचपन की एक छोटी सी मेमोरी याद आई, जहां पर एक, शायद हम सबकी मेमोरी होगी वो, जहां पर एक रात के टाइम पर पहरेदार आता था सीटी बजाने वाला। अगर आपको याद हो तो मोहल्ले से निकलता था। हमारे यहाँ तो ऐसा होता था कि वो मोहल्ले से निकलेगा, वो पहरेदार है, वो तो रात भर पूरे मोहल्ले में चक्कर काटेगा और सीटी बजाएगा, सीटी बजाकर बोलेगा जागते रहो या सावधान रहो, ऐसा करके। तो यहाँ पर हमारे यहाँ एक पहरेदार अंकल थे जो ये काम करते थे। अब राहुल, ये सबकॉन्शियस में बैठ गया है या फिर कुछ ऐसा, उनके मरने के बाद ना फिर भी लोगों को आवाजें आ रही हैं कि जागते रहो या फिर कुछ ऐसा। ये मेरे मोहल्ले की बात मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब मैं जानबूझकर अपने एरिया का नाम नहीं लूंगा, लेकिन यहाँ पर ही ये चीज हो रही है। लोगों को आवाजें आ रही, मेरी मम्मी को भी आई, बगल के लोगों को भी आई, सामने के लोगों को भी आई। उसकी मौत हो चुकी है और पहरेदार अंकल की एज हो गई थी, उनकी मौत हो गई। वो गार्ड चौकीदार थे। हाँ, वो चौकीदार यहाँ के नहीं थे, वो पूरे एरिया में ऐसे ही घूमते थे। मतलब उनको कोई पगार नहीं देता था, उनका कुछ वो नहीं होता था। उनका एक पैशन था कि उनको घर वालों की रक्षा करनी है, सभी की। तो बेसिकली हाथ में एक डंडा लेते थे, उनका ये पोशाक होती थी, एक वर्दी होती थी छोटी सी, मतलब खाकी कलर का कुछ भी होता था, और वो साइकिल पर बैठ के मुंह में सीटी लगा के बस निकलते रहते थे। उनके गले में वो सीटी फंसी रहती थी, सीटी बजा के बोलते थे जागते रहो, 3-4 बार डंडा खटकते थे और उसके बाद फिर वो आगे निकल जाते थे। तो ऐसे वो रात भर करते थे, सुबह 5 बजे तक, ताकि कोई भी चोर उचक्का आसपास हो तो वो डर वर के भाग जाए। ठीक है, कई बार उन्होंने बचाया भी है लोगों को, ऐसा नहीं। वो बहुत बहादुर थे, बेसिकली पहाड़ों से आए थे वो। सिनेरियो क्या हुआ कि जिस दिन उनकी मौत हुई राहुल, मौत के करीबन 10-15 दिन के बाद से फिर से सीटी की आवाजें और फिर से लाठी की आवाजें आना शुरू हो गई। ये मोहल्ले की बात है। अब लोगों ने सोचा कि कौन बजा रहा है इतनी रात को सीटी और ऐसा ऐसा करके, मतलब पहरेदार अंकल तो मर गए। तो कुछ लोगों ने ये सोचा कि शायद मतलब उन्होंने अपने किसी लड़के को, या क्योंकि उनका एक लड़का भी था, तो उन्होंने सोचा शायद उन्होंने लड़के को रख दिया होगा काम पे। तो 1 साल तक लोगों ने नोटिस ही नहीं किया कि आवाज किसकी आ रही है। ठीक है, आउट ऑफ नोवेयर। अब देखिए, अब ये वही वाली बात है कि क्या सच है क्या झूठ, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। मैं छोटा हुआ करता था, करीब 12-13 साल का हुआ करता था उस वक्त। तो बताते हैं कि एक आदमी घर से बाहर निकला, शायद उसको रात को कहीं जाना वाना होगा, वो स्टेशन जा रहा था। तो उसने जैसे ही वो अपने घर से बाहर निकला, वो क्या देखता है राहुल कि जो पहरेदार अंकल थे वही साइकिल पर बैठ के डंडा खटखटाते हुए पूरी रोड पर चल रहे हैं। ऐसा
देखा? अब देखिए उस आदमी ने देखा, मैंने तो नहीं देखा, लेकिन जी, जी, वही चल रहे हैं। ठीक है, फिर क्या हुआ, अगले दिन उसने मोहल्ले में सबको बताया। तो हमारा मोहल्ला बड़ा एकत्रित टाइप का हुआ करता था, लोग आपस में बातचीत करते थे। तो सबने बोला कि चलो उनके घर में एक बार पूछते हैं कि उनके यहाँ से तो कोई अपॉइंट नहीं हुआ, उन्हीं की तरीके या उनका कोई भाई हो। तो जब पूछा गया तो वो कह रहे हैं कि वो लोग तो यहाँ पर है ही नहीं, चले गए यहाँ से। तो वो पहरेदार कौन था? और पूरे मोहल्ले के पास आज भी ये दुर्घटना बड़ी खतरनाक प्रचलित है। मतलब अगर कोई बोल दे पहरेदार तो इंसान सकपका जाता है कि वो 1 साल तक फिर आया कौन उनके मरने के। और मरने पे हम सब गए थे कि भैया वो इंसान मर गया, मोहल्ले में ही रहता था। तो जब वो उसके बाद से वो लोग पलायन कर गए तो आता कौन था? तो क्या वो जो आदमी ने, जिस आदमी ने ये बात बताई कि उसने पहरेदार अंकल को देखा डंडा पटकते हुए 1 साल बाद भी, तो क्या वो बात सत्य थी या फिर एक दुर्घटना? मतलब मैं तो ये सोच रहा हूँ कि हमारे आसपास ही कितना एक बड़ा पैरानॉर्मल का दायरा मौजूद है। मैं डराने वाली बात नहीं है, बट ये एक्चुअली सोचने वाली बात है कि कौन होगा जो डंडा पटक के जाता था। अगर वो आदमी झूठ बोल रहा है तो पहरेदार फिर कोई और होगा। नहीं, पर वो आवाजें आपने सुनी है डंडा पटकने की? वो आवाजें पूरे मोहल्ले ने सुनी, राहुल। वो आवाजें पूरे मोहल्ले ने सुनी? पूरे मोहल्ले ने सुनी है। ये मोहल्ला, इसके पीछे वाला मोहल्ला, मतलब पूरा एरिया ने सुनी है। हम जिस पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं उस पर्टिकुलर एरिया के सारे लोगों ने सुनी है। और सभी ताज्जुब में आ गए थे कि ये कैसे हो गया, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो बहुत सारे पंडित आए, उन्होंने बोला कि ये मतलब मोहल्ला जो है श्रापित है। ये वही है, समय के साथ साथ मोहल्ले में किसी ने माना नहीं, सब कहते हैं हाँ ठीक है, उन्हें तो श्रापित आपित। उसके बाद से आवाजें आना भी बंद हो गई। जब जिस दिन से उस आदमी ने देख लिया कि वो पहरेदार की आत्मा जो है टहल रही है, मैं तो यही मानता हूँ पहरेदार की आत्मा ही हो सकती है। जब कोई और नहीं है तो कौन होगा फिर? वो उस आदमी ने देखा है, बोला बढ़िया वही अंकल थे, डंडा अंडा लिए हाथ में चले जा रहे हैं, डंडा पटक रहे हैं, सीटी बजा रहे हैं, बोले जागते रहो। अच्छा, आवाज भी आती थी बाय द वे, वो चिल्ला के बोलते थे जागते रहो, इस तरीके से आवाज आती थी। तो मुझे बड़ा डर लगता था उनसे, और बचपन की वो सबसे खौफनाक मेमोरीज में से एक है। ये मैंने सुना है कई शहरों में ये चौकीदार वाला एक जो कॉन्सेप्ट है, ये आई थिंक बहुत जगहों पे भी है ऑलरेडी दैट वेज। तो कुल मिला के अगर अश्विन आपसे पूछो कि ग्रोइंग अप कानपुर में, जब आप आहिस्ता शायद आप पैरानॉर्मल के लाइफ में आपकी एंट्री हुई थी, तो उसके बाद से क्या आपने अब जैसे I'm just assuming कि क्या ऐसा हुआ कि भाई कुछ जगहें थी जहाँ पे आप हमेशा से जाया करते थे, लेकिन पहले शायद कभी ऐसा कुछ एहसास हुआ नहीं कभी, लेकिन वंस आपको जब चीजें समझ में आने लगी, उसके बाद जब आप वहाँ पे गए हैं तो आपने कुछ अलग महसूस किया हो दैट वेज? कई बार हुआ ऐसा। अब जैसे आप नॉर्मली देख लीजिए, ये कहने की बात होती है कि आपको तो हर जगह पैरानॉर्मल दिखता है। द थिंग इज कि मैं उसमें हूँ, मैं उसकी स्टडी कर चुका हूँ, मैं उसको समझ रहा हूँ, इसलिए मुझे वो दिख रहा है कहीं ना कहीं। बेसिकली अब जैसे वही वाला है कि अगर किसी के घर में कोई फॉल्ट है या मीटर में कोई फॉल्ट है तो तुमको देखने पे नहीं समझ में आया, क्योंकि तुमको ना उसका प्लस पता है ना माइनस पता है। लेकिन जब वो मैकेनिक आएगा या फिर जब उसका अपना सही करने आएगा उस चीज को, तो वो देख के बता देगा कि यार अच्छा इसमें ये फॉल्ट है, इसमें ये फॉल्ट है। सेम वैसे ही मेरा भी है। जब मुझे पता नहीं था, मैं बेखौफ होके जाता था, आराम से घूमता था। हमारी एक बुआ है मॉल रोड में, कानपुर में एक जगह है मॉल रोड, वहां पर भी बड़ा खतरनाक सीन था, उसके बारे में कभी बताएंगे। लेकिन उस जगह पर मैं बचपन में जाता था और खड़ा रहता था, घंटों खड़ा रहता था उस जगह पे। मतलब एक कमरा था, वहां पर कई लोगों ने सुसाइड करी थी, एक नहीं कई लोगों ने सुसाइड करी थी। मोहल्ले का कोई कमरा है जिसमें बहुत लोगों ने? ये मेरी एक बुआ के घर का कमरा है बेसिकली। बुआ के घर का कमरा? तो मैं बेसिकली उनके घर जब जाता था रहने के लिए, तो बहुत बड़ा घर था ये? घर बहुत बड़ा था, नो डाउट है। मतलब आप 400-500 गज मिला लो, इतना बड़ा घर था वो। तो उसमें रहते थे 1-2 परिवार रहते थे आराम से। तो जिस कमरे में किसी की मौत हुई है बेसिकली बचपन में, अब क्योंकि पता नहीं था, चीजें बचपन से दिखना एक डिफरेंट चीज होती है, लेकिन जब आप छोटे होते हो तो सब चीज मौज में लेते हो कि अरे होगा भूत प्रेत, देख लिया जाएगा। अंधेरे से डर लगता था कि भाई पीछे कोई भाग रहा है हमारे। तो उस कमरे में घंटों बैठे रहते थे हम और सो जाते थे। मतलब एक दिन पहले कोई मरा है उस कमरे में, अगले दिन उस कमरे में हम खड़े हैं, ऐसा करके। ठीक है, फिर धीरे धीरे बड़े हुए, उन बुआ के यहाँ से थोड़ा बातचीत कम हुई। फिर एट दी एंड क्या हुआ, जब दोबारा अभी करीबन 3-4 साल पहले जाना हुआ, उनके यहाँ शायद कोई खत्म हुआ था, तो बुआ बता रही कि तुम इस कमरे में बैठे रहते थे। तो राहुल क्या हुआ कि मैं उस कमरे में गया और अचानक से सब चीजें एकदम से याद आई। होता है ना कि आप बचपन की किसी जगह जाते हो तो मेमोरी हिट करती है जी। और वहां पर फिर मुझे ऐसा लगा कि कोई फांसी लगाकर ऐसे लटका हुआ है, या फिर एक विजन टाइप का कुछ होता है हल्का सा, कि एक अंदेशा होता है कि यहाँ पे कुछ हुआ है, आप ऐसे मान के चलो। हल्का सा विजन आया, कुछ तो हुआ है। मैंने पूछा बुआ ये कमरा कौन सा है, तो बोलनी इसी में वो भैया मरे थे,
याद करो, उनका लड़का था बेसिकली एक, हम भैया भैया बोलते थे, तो वो मरे थे, याद करो। तब दिमाग में आ रहा है कि अच्छा अब ये चीजें मेरे सामने विजिबल हो रही हैं। बचपन में शायद बताया गया होगा, हमने नोटिस नहीं करा होगा, फिर मैंने उसको अपना कॉन्शियस, उसका सबकॉन्शियस ब्रेन का एक मेमोरी समझा। लेकिन फिर उनके घर में हरकतें जो हो रही थी वो फिर रात में और समझ में आई। मतलब उनके घर में ऐसा होता था कि उस कमरे में कोई नहीं जाता था, वो कमरा बंद रहता था। उस कमरे में एक से ज्यादा आत्महत्याएं हुई हैं। उस कमरे में करीबन 8 आत्महत्याएं हुई हैं। मतलब आप ही उन्हीं के घर वालों की। सबसे खतरनाक चीज तो यही है, वो बहुत हॉन्टेड है वो जगह। मतलब जैसे आप जिस भाई की आप बात कर रहे थे, तो उनकी मौत की कोई वजह थी? अगर थी तो क्या थी? अब हाँ, वही जनरल वजह थी कि मतलब हमें नहीं रहना है, तुम लोग बहुत परेशान कर चुके हो, डिप्रेशन बेसिकली। आप ऐसे मान के चलो कि भाई मतलब अब हो गया, अब हम और ज्यादा लड़ नहीं पा रहे हैं। तो आठों के आठों डिप्रेशन में लोगों ने आठों के आठों को, वही मैंने जब बोला ना, जब मैंने बुआ से पूछा तो उन्होंने बताया कि सेम सिनेरियो है कि सभी को मतलब उनको बड़ी दिक्कत होती थी, डिप्रेशन हो गया था, परिवार से परेशान हो गए थे। मैंने कहा वो कब से हो रहा? 8 आत्महत्या होना मतलब बहुत बड़ी बात है। तो वो बोल रही हैं जब वो बुआ जो है, बेसिकली वो बुआ का ही घर है। ओके। तो बुआ अपने ससुराल नहीं गई थी, तो वो उन्हीं का घर है। तो बोल रही है मैं बचपन से यहाँ रह रही हूँ, और मुंह बोली बुआ है चूंकि हमारी, वो कह रही है कि मैं बचपन से ही हत्याएं देख रही हूँ इसी कमरे के अंदर। मतलब बुआ आज भी उस कमरे के अंदर कदम नहीं रखती, वो दूर से देखती हैं। तो बुआ को हमेशा ये लगता है कि अंदर कोई गया है, रात को ऐसा लगता है उनको कोई। और मुझे भी ऐसा लगा बाय द वे, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा उस चीज को देखने की कोशिश कर रहा था, इसलिए मुझे और लगा कि कमरे के अंदर कोई गया है। और थोड़ी देर के बाद वो रस्सी के खींचने की आवाज होती है ऊपर की, वैसे एकदम एक आवाज आती है जब रस्सी कोई फांसी लगाता है या कुछ ऐसा होता है, एक हल्की सी खट्ट से आवाज आती है, और वो स्टूल गिरने की आवाज। तो ये अभी भी आती है बुआ को, और किसी को नहीं आती है, सिर्फ उनको आती है। और बुआ की तरफ से ये सख्त निर्देश है कि उस कमरे में कोई नहीं जाएगा। तो क्या जो वजह थी इन 8 आत्महत्याओं की, तो क्या कुछ उस कमरे में ऐसा कुछ था कि जिसकी वजह से कुछ ऐसा हो रहा, या आपको ऐसा कुछ एहसास हुआ कि देयर समथिंग रॉन्ग इस कमरे में? अब इसके पीछे एक मिस्ट्री है कि उस कमरे में कुछ नहीं था। ओके। उस कमरे के साइड में एक वॉशरूम बना हुआ था। अब ये सुनने में बड़ा, मैं वही बोल रहा हूँ ना, कानपुर में बहुत कुछ है भाई, बहुत जो अजीब है। शायद मैंने लखनऊ अभी तक उतना एक्सप्लोर किया नहीं, पर वहां पे भी होगा, 100% होगा। हाँ है ये। तो बेसिकली वो जो वॉशरूम था वो दिक्कत देता था बहुत ज्यादा। वो 3 साल में या 4 साल में किसी एक इंसान को चूज करता था, और जो भी उस वॉशरूम को यूज करता था या फिर उसमें जाता था, उसके बाद बाहर निकल के उसे डिप्रेशन होता ही होता था। अब मुझे नहीं पता कि ये किस तरह का साइंस था, लेकिन जब मैंने वॉशरूम का निरीक्षण करा कि मतलब क्या है वो, किस तरीके का बना हुआ है, तब ये समझ में आया कि जो वॉशरूम है वो किसी कब्र के ऊपर बना है, मतलब किसी की कब्र है। अब ऐसा लोग बताते हैं कि वहां पर एक बहुत बड़े पीर बाबा हुआ करते थे, उनकी कब्र थी। हो सकता है वो कब्र अभी नीचे हो, किसी ने खोद के देखा नहीं है, आज भी वो जगह खुद ही नहीं है, और उस वॉशरूम को यूज नहीं किया जाता। लेकिन शायद उनकी कब्र, और वो परेशान हो जाते हो जब उनके ऊपर इस तरीके की चीजें होती हो, वहां पर एकदम गंदगी फैलाना या इस तरीके से करना, तो वो परेशान होकर किसी एक इंसान को मार ही डालते हैं। तो अर्श, अगर जैसे अभी आपने इस कमरे का जिक्र किया, मैंने जो गंगा बराज वाली बात बोली, एक मुझे एग्जाम्पल और याद आ रहा है। लखनऊ में एक मंदिर है, देवी पाटन का मंदिर, ठीक है। तो अब उस मंदिर में लोग बताते हैं कि कुछ 1930 या 35 के आसपास जब लोगों ने खुदाई करी, तो बड़ा रहस्यमयी तरीके से उस मंदिर के नीचे से ना बहुत सारे नर कंकाल मिले, और बहुत सारे नर कंकाल जो सिर्फ सर के, मतलब जो सिर्फ स्कल्स थे जी, और बहुत सारे ऐसे जिनके स्कल पे उन्होंने कुछ खोदा हुआ था। अच्छा, मतलब धड़ गायब थे? धड़ गायब थे, खाली खोपड़ी पड़ी थी, खोपड़ी के सर पे छेदा किया हुआ था, ऐसा समझ लो आप। ठीक है, कुछ ऐसा था। उसके अलावा भी बहुत सारे जो ना लिम्स वगैरह काट रखे थे। खास तौर पे जो ये होता ना, उसको क्या बोलते हैं, जो रीढ़ की हड्डी का जो नीचे वाला पार्ट जो होता है, वो चीज मेरुदंड शायद है ना, जो वो चीज, तो वो चीज बहुत सारी कलेक्ट करके रखी हुई थी। तो वहां पे लोगों ने फिर बाद में जब कहानियां चलनी शुरू हुई, तो बताया कि यार कुछ सालों पहले वहां पे कोई तपस्वी थे जो आए थे, और बहुत जमाने से वो जो है वहां पे तपस्या कर रहे थे, और जमाने में काफी लोग उस मंदिर के आसपास की जो है गायब हो जाते थे, और फिर जो है उन्हीं लोगों की हड्डी है, ऐसा कुछ तो भी। तो मेरा पूछने का मतलब ये है कि अब ये जगह एक मंदिर है, अगर उसने वहां मारकाट करी भी, तो उसको मारकाट करने के बाद उसको पूरा मंदिर बना दिया, ठीक है।
तो क्या ऐसा कुछ कर, क्योंकि उसके बाद भी वहां पे चीजें होती थी कि लोगों को वहां पे अजीबोगरीब आवाजें आना, जो है लोगों को ऐसा रात में महसूस होना कि कोई उनका गला काट रहा है, कुछ इस किस्म की फीलिंग्स। तो क्या अगर उसने मंदिर बना दिया वहां पे, उसके बावजूद ऐसी चीजें, जैसे आपने बताया कि वहां पे कमरा बन गया, ब्रिटिश और आपके घर में कुछ ना कुछ पूजा पाठ होता ही होगा, जी जी जी, तो उसके बावजूद क्या ये चीजें जो है बैक टू बैक इम्पैक्ट करती है लोगों को? हाँ, मतलब अगर कोई कहीं पे कुछ मर गया है, तुम उसके ऊपर अलग अलग तरह के विधि विधान कर रहे हो या फिर कुछ पूजा पाठ भी कर रहे हो, तो वो दिक्कत देगा तुमको, 100% देगा। इसीलिए जब घर वर बनाते हैं तो बहुत सोच समझ के बनाते हैं। इसीलिए शायद अभी जो पुराने टाइप के, अब जैसे यहाँ पर कानपुर में एक लाल इमली करके एक जगह है, मैंने उसके बारे में कई बार जिक्र भी किया, एक मिल है, तो वो रातों रात बंद हो गई चलना। बहुत बड़ी कपास की मिल थी शायद, कपास थी, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता क्या था, बट बहुत बड़ी मिल थी, अब वो बंद हो गई। अब क्या हुआ कि बंद होने के बाद ना उसके आसपास की जो जगह थी जहां पर लोग मारे गए थे, मतलब ऐसा कहते हैं कि जो क्रांतिकारी थे वो बहुत ज्यादा वहां पे उसके आसपास अंग्रेजों ने उनका मतलब मारण किया था, वो लोग मारे गए थे बहुत बुरी तरीके से, और तलवारों से मतलब काट काट कर मारे गए थे। तो उनका ब्लड अभी भी है वहां पे आसपास। तो कई सारे ऐसे स्थानीय लोगों का मानना है कि वहां के आसपास के जो मंदिर हैं वो पोजेस हैं, मतलब मंदिर ही खतरनाक है। तुम जाओगे, मतलब वहां पे कुछ लोगों ने ऐसा रिपोर्ट करा है कि उसके आसपास कुछ जो मंदिर बने हुए हैं और जो लोग उन पर पूजा कर रहे हैं, जो देख रहे हैं बेसिकली, उनको ऐसा लगता है कि भगवान की जो मूर्ति है उसके ऊपर खून पड़ा हुआ है। उनको कभी कभी ऐसा लगता है कि खून से भगवान नहाए हुए हैं या पड़ा हुआ है? नहीं, किसी ने खून फेंक दिया भगवान के ऊपर। अच्छा, ऐसा करके कुछ लोगों ने ऐसा नोटिस किया। हालांकि भगवान एकदम सही है, नॉर्मल है, अब मुझे भी ऐसा कुछ खतरनाक नहीं लगता, पर शायद मुझे ऐसा लगता है देयर आर सम प्लेसेस जहां पर कुछ ऑलरेडी एंटिटीज का जागरण एक निश्चित समय पर हो ही जाता है, फिर वो कानपुर हो या लखनऊ हो।